हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सर, वी वर डीलिंग विद कंसिडरेशन। हमने देखा कि सेक्शन 10 बोलता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, मतलब क्विड प्रो क्यो है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है क्लास, सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio. It will be nudum pactum, it will be void ab initio. So रूल क्या बना सर? If there is no consideration, there is no contract. I hope it is clear. कंसिडरेशन को डिफाइन करता है सेक्शन 2D, वो हमको याद करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फिर हमने देखा व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, जिसमें सर हमने 8 रूल्स देखे। नंबर 1, कंसिडरेशन कौन डिसाइड करता है सर? प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन प्रोमिसर डिसाइड करता है वो किससे मिलता है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर, क्या एनी अदर पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है? हाँ भाई साहब, आपको अगर पैसा चाहिए, पैसा वो दे, उसके फादर दे, मदर दे, उसके फ्रेंड दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कंसिडरेशन कोई और पर्सन भी दे सकता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। And that is the reason we say there can be stranger to consideration. Is that clear? There can be stranger to consideration. All right? They can be cannot be stranger to contract. ये concept हम privity of contract में देखेंगे. Okay class? चलो सर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, consideration can be past, present और future. सर, consideration past है, present है, future है, determine कब करेंगे? नंबर 1, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, at the time of making contract, अगर कंसिडरेशन मिल चुका है तो पास्ट, अभी मिल रहा है तो प्रेजेंट, और फ्यूचर में मिलने वाला है तो फ्यूचर। इज इट क्लियर? बट इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट और फ्यूचर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन होना चाहिए सर, एडिक्वेट इनएडिक्वेट मैटर नहीं करता। आई होप इट इज क्लियर। कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैन बी एक्ट और एब्सटिनेंस, it can be to do something or not to do something. ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। मतलब वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। एंड प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। सर, प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन मतलब क्या? नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि इट शुड नॉट बी समथिंग व्हिच अ पार्टी इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू परफॉर्म। लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद सर हमने एक रूल देखा, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये सेम रूल को डिफाइन करता है लैटिन में, दैट इज एक्स नुडो पैक्टो नॉन ऑरिटोर एक्शन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड ab initio। सर हमने क्या देखा? हमने देखे उसके एक्सेप्शंस कि कहां इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। नंबर 1 देखा, लव एंड अफेक्शन। सर, अगर तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है, यानी लव एंड अफेक्शन है, पार्टीज विद नियर रिलेशनशिप है, और रिटन एंड रजिस्टर्ड है, तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। नंबर 2, हमें देखा पास्ट वॉलंटरी सर्विस। मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय भले ही किसी पार्टी को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, बट अगर उसे कंसिडरेशन मिल चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। मतलब इससे हमने प्रूव किया क्लास कि पास्ट कंसिडरेशन इज आल्सो वैलिड। ऑलराइट? ठीक है। नंबर 3, ध्यान देना, नंबर 3 में हमने देखा टाइम बार्ड डेट। हमने क्या बोला? टाइम बार्ड डेट क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज के ऑब्लिगेशन है, अगर पार्टी ने फुलफिल नहीं किया तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो। कितने साल तक सर? 3 साल तक। 3 साल तक अगर आपने वो डेट इन्फोर्स नहीं किया, कोर्ट में केस नहीं किया, तो वो डेट क्या हो जाएगी? टाइम बार्ड डेट। कौन बोलता है सर? लिमिटेशंस एक्ट। सर मुद्दा क्या है? भाई डेट टाइम बार्ड हो गई, मतलब लॉ के नजरों में अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। लॉ के आंखों में पर्दा और काली पट्टी लग गई है, जैसे हम कोर्ट पे देखते हैं। इज इट क्लियर? तो लॉ के नजरों में वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो पॉइंट क्या है सर? वैसे तो लॉ के नजरों में अब टाइम बार्ड डेट की वैल्यू नहीं है, बट उस टाइम बार्ड डेट को पे करने का प्रॉमिस किया आपने। अगर आपका जमीर जाग गया और आपने बोला नहीं टाइम बार्ड डेट हो तो क्या हो, डेट तो है, मुझ पर उधारी तो है, मुझे पे करना है, भले आज पैसे नहीं है बट पे करना है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, सच टाइम बार्ड डेट विल आल्सो बी वैलिड। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट विल आल्सो बी वैलिड अगर वो राइटिंग में है एंड साइन किया है या तो डेटर ने या उसके एजेंट ने। ओके, उसके बाद फिर सर क्या देखा? नंबर 5 देखा हमने, गिफ्ट। कुछ याद है क्या? ठीक है,
गिफ्ट के केस में ऑब्वियस सी बात है हम कंसिडरेशन नहीं लेते तो भी चलेगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड प्रोवाइडेड क्लास गिफ्ट जो है वो गिफ्ट डीड में बनना चाहिए, इट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। ओके, फिर क्या देखा सर हमने, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। हमने वो एकदम फर्स्ट क्लास में भी एग्जांपल में देखा था कि मैं पंडित जी को डोनेशन देने का प्रॉमिस कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बिकॉज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, एंड नंबर 2 कंसिडरेशन नहीं है। पंडित जी को तो 50,000 रुपए मिलेंगे, बट मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आई होप इट इज क्लियर। सो ऐसे केस में लॉ बोलता है वैसे तो कंसेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बट अगर आपके प्रॉमिस पे पंडित जी ने कोई लाइबिलिटी अंडरटेक कर दी तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। कितने के लिए सर? टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे हम 5 पॉइंट देख चुके हैं और 5 पॉइंट देखना बाकी है, बट नेक्स्ट के 3 पॉइंट को सॉर्ट करने के लिए एक कंसेप्ट पढ़ाना बहुत जरूरी है, और आज इसी के दिन मैं आपको एक स्पेशल चीज पढ़ाने वाला हूं क्लास, जिसका नाम है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या पढ़ने वाले सर हम? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। कहना क्या चाहते हो खुद ही देख लो। तो हम बात कर रहे हैं सर किसकी? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब सर ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है समझ लेते हैं आराम से। एक मस्त वाला ढिंचैक वाला आपको चार्ट देता हूं समझने के लिए कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ओके, सो आप देख सकते हैं क्लास, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 चीजों को कवर करता है। सबसे लेफ्ट में देखना, चलो मैं आपके लिए सॉर्ट भी कर देता हूं, ये लो। ओके, एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म होने के बाद ऑपरेट कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है, एंड डिस्चार्ज कैसे होता है, मतलब खत्म कैसे होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बचपन से लेके मरने तक की पूरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, चलता कैसे, मतलब ऑपरेट कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है, और डिस्चार्ज कैसे होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बेसिकली ये है हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस। However, Contract Act also covers certain special contracts. I hope it is clear. Contract Act also covers certain special contracts. वो कितने हैं सर? 5 है। वो ही आज की क्लास में पहले अपने को समझना है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एंड नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ओके, ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही डील करता है। बस फर्क इतना, ये पांचों डिटेल में आपको सीए इंटर के सिलेबस में क्लास। हाउएवर बेसिकली छोटी मोटी जगहों पे ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, इसलिए आज की क्लास में मैं आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा हूं। ओके, समझना हर चीज को, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझना, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप समझना। ऑलराइट क्लास, सो हम बात करें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बस क्लास इतना ध्यान रखना कि ये पांचों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के मीनिंग वर्ड कहाँ अप्लाई होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो और भी है, बट उन सब के लिए रिस्पेक्टिव एक्ट्स है। जैसे ठीक है सर, पार्टनरशिप भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसमें पार्टनरशिप एक्ट है। सर गुड्स का सेल करना, परचेस करना भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑलरेडी है। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लेना देना, चेक लेना देना, बिल ऑफ एक्सचेंज लेना देना, उस पर भी स्पेशल एक्ट है, वो भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसमें भी क्लास स्पेशल एक्ट है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ क्लास, कि वो 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही कवर है, हम उन 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आज पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, बेलमेंट। सर बोलना क्या चाह रहे हो? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है। नंबर 1, आपने उसे डिलीवर कर दिया, मतलब पोजेशन ट्रांसफर कर दिया। कोई चीज आपके पास है, मतलब आपके पोजेशन में। आपने किसी और को दे दिया, मतलब डिलीवर कर दिया, मतलब पोजेशन ट्रांसफर कर दिया। ऐसे क्लियर? सो डिलीवरी होनी चाहिए। नंबर 2, डिलीवरी कोई ना कोई पर्पस के लिए होनी चाहिए, ठीक है। एंड रूल ये है कि पर्पस खत्म होने के बाद वो आपको वापस मिल जाना चाहिए, यानी रिटर्न हो जाना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व है, डिलीवरी है, पर्पस है, एंड पर्पस खत्म होने के बाद रिटर्न है, ये तीनों चीजें अगर फुलफिल हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेलमेंट। तो सर हम सेल में भी डिलीवरी करते हैं कोई चीज का, क्या वो बेलमेंट है?
अरे भाई साहब, ठीक है, सेल में डिलीवरी होती है, ठीक है, बट नंबर वन, क्या रिटर्न करने के लिए सेल करते हैं? नहीं, जबकि यहाँ पे रिटर्न कंपलसरी है। आप बोल रहे सर सेल्स रिटर्न पे तो होते हैं, वो होते हैं बट कंपलसरी नहीं है। बेलमेंट में रिटर्न कंपलसरी है। आई होप इट्स क्लियर। तो सर एग्जांपल्स दो बेलमेंट का। देखो मस्त एग्जांपल दिया है मैंने, कार सर्विसिंग के लिए दिया। चेक करें। नंबर वन, कार डिलीवर किया, यस सर किया। पर्पस क्या था? सर्विसिंग करना। पर्पस खत्म होने के बाद अरे बाबा रिटर्न हो जाएंगी। तीनों भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये क्या है? बेलमेंट। नेक्स्ट क्या है? मैंने मोबाइल रिपेयर करने दिया, क्या है? बेलमेंट है। यस यस ऑफ कोर्स। कैसे सर? देखो, डिलीवरी दिया, फोन दिया उसको, पर्पस क्या था? सिर्फ फोन रिपेयर करना। पर्पस खत्म हो गया तो रिटर्न हो जाएगा, बेलमेंट। तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व है उससे बोलते हैं बेलमेंट। डिलीवरी याद रखना, पर्पस यस, एंड पर्पस खत्म होने के बाद रिटर्न। ओके क्लास, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये डिटेल में अपने सीए इंटर के सिलेबस में, जो इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है सर? प्लेज। क्या बोलता है? Pledge is also a bailment with a purpose to keep it as a security. मतलब जब भी बेलमेंट किया जिसका पर्पस है यू आर कीपिंग समथिंग एज अ सिक्योरिटी, तो उसे बोलते हैं प्लेज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने उधारी के बदले में आपकी बाइक गिरवी रखी, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? गिरवी रखना मतलब प्लेज करना। वापस से रिपीट कर रहा हूं, गिरवी रखना मतलब प्लेज करना। अगर थोड़ा दिमाग आपका चल रहा होगा कि ये भी बेलमेंट है, माइंड यू, प्लेज इज ऑल्सो बेलमेंट। सर कैसे क्लास? देखो सर, हमने अपनी बाइक उसे दी, डिलीवरी दिया, परफेक्ट। पर्पस क्या था? गिरवी रखा है सर, कोई तो लोन के बदले में, ओके, और लोन पे कर दिया तो सर रिटर्न हो जाएंगी बाइक अपनी। देखो तीनों चीजें इन्वॉल्व है, बट यहाँ पर्पस क्या है? सर एज अ सिक्योरिटी रखा है उस लोन के बदले में, एज अ सिक्योरिटी रखा है कुछ परफॉर्म करने के बदले में। पॉइंट वही है, प्लेज इज ऑल्सो बेलमेंट, तीनों रूल अप्लीकेबल होते हैं, बट प्लेज में पर्पस हमेशा क्या होगा क्लास? यू आर कीपिंग दैट एज अ सिक्योरिटी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़े। नाउ सर, गिरवी रखने के लिए तीन वर्ड्स है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आपने वर्ड सुना होगा मॉर्गेज, आपने वर्ड सुना होगा प्लेज, आपने वर्ड सुना होगा क्लास हाइपोथिकेट। ऐसे तीन वर्ड्स यूज किए हैं गिरवी रखने के लिए। क्या सर तीनों वर्ड सेम है? नहीं। आज अगेन इस क्लास में आपको इसको भी सॉल्व करके देता हूं। याद रखना, अगर इमूवेबल गुड्स गिरवी रख रहे हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ट्रीज, ऐसे कोई इमूवेबल गुड्स गिरवी रख रहे हैं तो उसे बोलते हैं मॉर्गेज। सो मॉर्गेज इज अ वर्ड यूज्ड फॉर गिरवी रखना ऑफ अ इमूवेबल गुड्स। ऑलराइट क्लास, जब आप मूवेबल गुड गिरवी रख रहे हैं, या तो प्लेज बोलेंगे या हाइपोथिकेशन बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है, मूवेबल गुड्स गिरवी रखे हैं तो या तो प्लेज बोलेंगे या हाइपोथिकेशन बोलेंगे, और इमूवेबल गुड्स गिरवी रखा है तो उसे क्या बोलेंगे? मॉर्गेज बोलेंगे। सर क्या दोनों में फर्क है? प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क है? फर्क है ना क्लास। अगर वो चीज जो गिरवी रखी है वो अपने सामने वाले को दे दिया तो प्लेज है। जैसे अपने एग्जांपल में, ठीक है, मैंने लोन लिया और बाइक गिरवी रखी, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, बाइक उसको पास दे दिया, यस, तो प्लेज है। जैसे हम गोल्ड लोन लेते हैं, लोन लेते हैं और गोल्ड बैंक के पास गिरवी रखते हैं, तो वो चीज अपने पास पड़ी है कि बैंक को दे दी? सिर्फ बैंक को दे दी, तो ये प्लेज है। हाइपोथिकेशन वो होता है क्लास जहां गिरवी तो रखा है बट दिया नहीं, अपने पास ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कार लोन लेते हो या बाइक लोन लेते हो, ठीक है, बाइक आप चलाते हो, कार आप चलाते हो, लेकिन ईएमआई पे करते हो, और वो कंपनी के पास में, ठीक है, वो बैंक के पास में जिसने आपको लोन दिया है, आपकी बाइक या आपकी कार गिरवी रखी है, आपने एक भी ईएमआई नहीं पे किया ना, तो वो आके उठा के लेके जा सकते हैं। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी गिरवी रखी है, बट गुड्स अपने पास है कि उनके पास है? सर अपने पास है, तो वो हाइपोथिकेशन है। सर मूवेबल गुड्स अगर गिरवी रख रहे हैं, अपने पास रखा हुआ है, अपने पास ही पड़ा हुआ है, तो हाइपोथिकेशन है, सामने वाले को दे दिया है तो प्लेज है। ओके, इन शॉर्ट प्लेज इज फॉर मूवेबल गुड्स, जहां आप सामने वाले को डिलीवरी दे देते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो सर, सो बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया। अब इंडेमनिटी क्या है, ये वर्ड पे थोड़ा फोकस करना। सी,
इंडेमनिटी इज समथिंग जो आप प्लस नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हो. लाइक यू से आई विल इंडेमनिफाई यू. क्या दमदार वर्ड लगता है ना. आई विल इंडेमनिफाई यू. आई विल इंडेमनिफाई यू मतलब अगर कुछ भी तुझे नुकसान हुआ मैं भरपाई करके दूंगा. आई विल इंडेमनिफाई यू. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी. या किसी को इंडेमनिफाई करना. इंडेमनिटी मतलब एक प्रॉमिस जिसमें आप दूसरे पार्टी को कोई लॉस हुआ तो उसकी भरपाई करने की बात कर रहे हो. फिर से एनी प्रॉमिस जहां किसी पार्टी को कोई लॉस हुआ और आप उसे भरपाई करने का प्रॉमिस कर रहे हो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. एग्जांपल सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है. अगर आपको नुकसान हुआ हम भरपाई करके देंगे. इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. मैंने कार इंश्योरेंस करा है. अगर कार को कुछ भी हुआ हम भरपाई करके देंगे. इसे क्लियर. मैं लाइफ इंश्योरेंस लिया. अगर लाइफ को कुछ भी हुआ हम भरपाई करके देंगे. तो एनी प्रॉमिस इसमें ठीक है कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई समबडी फॉर लॉस कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कितने क्लास 3. बेलमेंट डिलीवरी पर्पस रिटर्न. प्लेज इज अ बेलमेंट जहां पर्पस क्या है एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखा हुआ है. इंडेमनिटी किसी को इंडेमनिफाई करना या नुकसान की भरपाई करना. नेक्स्ट क्या है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है जहां पे किसी और के परफॉर्मेंस के लिए आप गारंटी देते हो. आई रिपीट जब किसी की और के परफॉर्मेंस के लिए आप गारंटी देते हो इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सर एग्जांपल तो समझ नहीं रहा है. ठीक है सिंपल सी बात है. तो आप जो मेरे स्टूडेंट हो आपने जाके बैंक से लोन लिया बिजनेस करने के लिए. अब लोन का अमाउंट ज्यादा था तो बैंक वाले ने बोला कि हमें कोई ना कोई गारंटर लगेगा जो हमारा कस्टमर है. आपने बैंक की पूरी कस्टमर की लिस्ट देखी और गलती से मेरा नाम दिख गया. आप मुझे फोन किया सर ये बिजनेस है मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए क्या आप मेरे गारंटर बनोगे. मैंने देखा भाई अपना स्टूडेंट है और मुझे अपने स्टूडेंट से बहुत भरोसा है क्योंकि मेरे स्टूडेंट है. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है तो मैंने बड़ा डरने की जरूरत नहीं है. जा बेटा तू लोन दे तेरे लोन के लिए मैं तेरा सर गारंटी देगा. सर इसका मतलब क्या हुआ. यहाँ पे गारंटी तो दे दिया. इसका मतलब क्या हुआ. क्लास याद रखना यहाँ 3 पार्टी हो गई. क्रेडिटर डेटर गारंटर. वापस से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे 3 पार्टी होगी क्लास. क्रेडिटर डेटर गारंटर. क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दिया है बैंक. डेटर मतलब जिसने लोन दिया है हु इज लायबल टू पे आप. और गारंटर या श्योरिटी मतलब मैं जिसने गारंटी दिया है. अब सर फंडा क्या है इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का फंडा क्या है कि भाई वैसे उधारी तो आपकी है क्लास. उधारी तो आपकी है. ठीक है पैसा आप ही पे करोगे. बट अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो फिर मुझे पे करना पड़ेगा. फिर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या बोलता है. वैसे तो उधारी डेटर की है. डेटर ने पैसा पे करना चाहिए बट अगर किसी रीजन से डेटर पैसा पे नहीं कर पाया हेलो तो कौन पे करेगा. गारंटर पे करेगा. अब कौन समझो क्लास. लोन आपने लिया पैसे के मजे आपने लिए. आपने डिफॉल्ट किया पैसा पे नहीं किया. उसकी सजे यानी उसकी सजा कौन ले रहा है. मैं ले रहा हूं. मेरे साथ तो गलत हुआ. नाइंसाफी हुई. मैंने बोला लॉ तूने मेरे साथ नाइंसाफी कैसे की. लॉ ने बोला बेटा डरने की जरूरत नहीं है. तूने जितना भी पैसा बैंक को पे किया एज अ गारंटर तो वो पैसा डेटर से रिकवर कर सकता है. वो पैसा तू डेटर से रिकवर कर सकता है. मतलब डेटर ने पैसा पे किया मैटर क्लोज गारंटी क्लोज सब कुछ खत्म. अगर डेटर ने पैसा पे नहीं किया तो बैंक गारंटर से पैसा लेगी एंड गारंटर बाद में वो पैसा किससे लेगा. डेटर से लेगा. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्लास. देखो टू पे डेट और लाइबिलिटी ऑफ समवन एल्स इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. बट अगर आपने पे किया है तो आप बाद में उससे रिकवर कर भी सकते हो. ओके क्लास कितने पॉइंट्स हो गए 4. बेलमेंट प्लेज इंडेमनिटी गारंटी. लास्ट पॉइंट क्या बचा है एजेंसी. सर एजेंसी क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. जहां पे प्रिंसिपल अपना कोई काम करने के लिए अपने एजेंट को अपॉइंट कर रहा है कि जा एजेंट जाके प्रॉपर्टी मेरी बेच के आ. जा एजेंट यहाँ मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करवा. जा एजेंट मेरे खिलाफ कोर्ट में केस लड़के आ. आपका सॉलिसिटर आपका एजेंट है. आपका लॉयर आपका एजेंट है. जा एजेंट सीए ठीक है जाके मेरे खिलाफ कोई इनकम टैक्स का केस चल रहा है लड़के आ.
तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप अपना एजेंट अपॉइंट करते हो अपने किसी काम को करने के लिए, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सर इतनी पूरी राम कहानी क्यों सुनाई? पहले तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन दो टाइप के होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक प्रिंसिपल्स अपने सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है। कॉन्ट्रैक्ट बनता है कैसे, परफॉर्म कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, पूरे 9 चैप्टर्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे सीए इंटर के सिलेबस में। मैंने आपको ये पांचों बेसिक्स क्यों पढ़ाए, क्योंकि क्लास इन 5 में से 3 कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो चलेगा। इन 5 में से 3 कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो चलेगा। सर कौन कौन से? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, नंबर 2 गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। आपने अपनी बुक अपने फ्रेंड को पढ़ने दी, आपने अपनी बुक अपने फ्रेंड को पढ़ने दी, ठीक है, उसने पढ़ के आपको वापस दे दी, लौटा दी। आपने फ्रेंड को पढ़ने दी, डिलीवरी था, पर्पस क्या था, उसको पढ़ना था, एंड पर्पस खत्म होने के बाद रिटर्न। देखो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन ये है सर कि क्या यहाँ पे आप अपने फ्रेंड से पैसा लेते हो? ऐसी ओछी नीड सर्कल करोगे, पैसा लोगे फ्रेंड को पढ़ने के लिए? नहीं सर, देखा यहाँ कंसिडरेशन नहीं है। लॉ बोलता है फिर भी चलेगा। या वरना ऐसे कंसिडरेशन को बोलते हैं ग्रेट्यूटस कंसिडरेशन। आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं हम, पैसा नहीं ले रहे। क्या बोलते हैं? ग्रेट्यूटस बेलमेंट। वापस क्या बोलते हैं? ग्रेट्यूटस बेलमेंट। सो और एक एग्जांपल दो। चलो और एक एग्जांपल देता हूं। आपका फ्रेंड आपके पास आया, बोला कि मुझे अपनी गाड़ी दे, बस इस स्क्वायर से जाके एक काम करके आना है। आपने उसको गाड़ी दे दी, उसने काम किया, वापस आ गया, आपको गाड़ी रिटर्न कर दिया। मुझे बताओ क्या ये बेलमेंट है? चेक करते हैं। डिलीवरी है, गाड़ी दी, पर्पस क्या था, उसे कुछ काम होगा, पर्पस खत्म होने के बाद रिटर्न मिला, यस दिस इज बेलमेंट। सर कंसिडरेशन मिला क्या? नहीं मिला, ग्रेट्यूटस बेलमेंट। कंसिडरेशन मिला तो नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। और यहां बच्चे गलती करते हैं, जहां कंसिडरेशन नहीं है उसे बोलते हैं ग्रेट्यूटस बेलमेंट, और जहां कंसिडरेशन है उसे बोलते हैं नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ओके, देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो, बच्चे हुए 5 पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं मैं। पहले 5 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, बच्चे 5 पॉइंट। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कंसेशन नहीं भी रहा तो चलेगा, क्या बोलते हैं? ग्रेट्यूटस बेलमेंट। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर आपने अगर हमारे लिए गारंटी लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करने के लिए क्या आपको कुछ कंसेशन देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए गारंटी देने के लिए पैसा लूंगा? नहीं, लेकिन गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। यस, तो रूल क्या है? इवन गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर को गारंटी देने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं मिला क्लास, तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। लॉ बोलता है कि आपने एक एजेंट को अपॉइंट किया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको आपने कोई पैसा नहीं भी दिया चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सीए मेरा फ्रेंड है, वैसे बहुत सीए मेरे फ्रेंड्स है, एक सीए मेरा फ्रेंड है, मैंने उसे बोला कि तू जाके मुझे रिप्रेजेंट कर एक इनकम टैक्स के केस में, मैंने पैसा नहीं दिया, क्या वो मेरा एजेंट नहीं बना? बिल्कुल बना, ठीक है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने मेरा एजेंट है, और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आई होप इट इज क्लियर। सो ये 5 में से 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो चलेगा। 3 पॉइंट अपने और कवर हो गए। 6, 7, 8, 10th पहले कंप्लीट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है। अरे आपको मैंने टाइप्स ऑफ इंग्लिश लॉ के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे, उसमें क्या बताया था? हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल डीड पे या डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। तो कहना क्या चाह रहे हो कि इंग्लिश लॉ में आपने अगर लीगल डीड पे लिख दिया तो कंसिडरेशन नहीं भी है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में लीगल डीड जरूरी है, बट साथ साथ देखो ये बाकी सब कंडीशन से फुलफिल होने चाहिए। ये पहले 9 पॉइंट में से कोई पॉइंट कवर होना चाहिए, तब जाके कल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इंग्लिश लॉ में भाई आपने लीगल डीड पे लिख दिया, मैटर क्लोज, अब कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। तो क्लास अपने 9 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, पहले 5 पॉइंट जो मैंने कल डिस्कस किए थे, ठीक है, अभी ये और 4 डिस्कस हो गए। लास्ट चीज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेमिशन।
थोड़ा स्पेशल केस है। इश्यू क्या है सर? केस क्या है? सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे गुड्स दोगे, मैं आपको 5 करोड़ रुपए, गुड्स के बदले 5 करोड़ रुपए दूंगा, यानी 5 करोड़ के गुड्स थे। ओके, नाउ आपने मुझे गुड्स दे दिया, मैंने बोला 1 महीने के बाद पैसा पे करूंगा, यू एग्रीड? 1 महीने के बाद मैंने आपको बोला कि यार मेरा 5 करोड़ देना पॉसिबल नहीं है, बहुत लॉस हो गया है, एक काम कर 4 करोड़ रुपए ले ले, और वो भी दूंगा 1 महीने के बाद। पॉइंट समझो क्लास? कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, उसमें यू वेर अबाउट टू रिसीव 5 CR अगेंस्ट गुड्स। हाउ मच? 5 CR। बट अब मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज 4 करोड़ रुपए लेके मैटर क्लोज कर दे, वो भी एक दूंगा 1 महीने के बाद में। तो आपने मेरे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट किया कि चल ठीक है, तू वो गुड्स के बदले मुझे 4 करोड़ रुपए दे दे, ठीक है, वो भी 1 महीने के बाद। पॉइंट समझो क्या? अभी नया कॉन्ट्रैक्ट बना है पुराने के जगह। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितना मिलने वाला है? आप बोलोगे सर 4 करोड़ रुपए। मुझे क्या मिलने वाला है? आप बोलोगे सर आपको गुड्स मिल चुके हैं, वो गुड्स पुराने कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा 5 करोड़ वाले। इस 4 करोड़ वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या मुझे कुछ मिल रहा है? नहीं। बट लॉ बोलता है रेमिशन वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह आप कॉम्प्रोमाइज करके कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसमें किसी पार्टी को कम मिलने वाला है, देखो 5 की जगह 4 करोड़ मिल रहा है, कम मिलने वाला है तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, ठीक है, भले एक पार्टी को कंसेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि रेमिशन यानी कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलाउ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें कुछ ना कुछ पार्टी सेक्रीफाइस कर रही है, सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड भले ही दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा। जो अपने एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि आपको मैं 4 करोड़ दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सर आपको मिल चुका है, अरे वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिला था, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, कंसेशन नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। क्यों? बिकॉज लॉ ने बोला रेमिशन किया, कॉम्प्रोमाइज किया, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो पुराना कंसेशन नहीं भी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर। सो आज की क्लास में मैंने आपको 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिखाए, वो 5 इसलिए सिखाए बिकॉज 3 यहाँ पे आने वाले थे, साथ में 2 और एक्सेप्शंस बता दिए, यानी कुल मिला के मैंने आपको नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के 10 एक्सेप्शन सिखा चुका हूं। अब क्लास इस चैप्टर में एक ही कंसेप्ट बचता है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को कवर करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, तो आज मैंने उठ के सब चार्ट बना के आपको क्लास ले लिया मैंने आज। ठीक है, तो अपना कंसिडरेशन का एक कंसेप्ट बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, हमने आराम से बेसिक्स पढ़ते हुए, ठीक है, 4 चैप्टर 4 वीक में कंप्लीट किया। इज इट क्लियर? ठीक है, और बाद में कल नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, 4 पॉइंट चैप्टर के पूरे असाइनमेंट्स हो चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। राइट क्लास? ठीक है, एक कंसेप्ट बचा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो, आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझे होंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, हasta la vista।